नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन चौधरी सत्यमति जयते में आपको दोबारा स्वागत। हर दिन कोई ना कोई तो सेलिब्रेशन है, हर दिन कोई ना कोई तो उपलक्ष्य है और उसके तहत अभी नए नए कुछ डे भी चालू हो गया है। लेकिन बहुत पहले से जो होते आए 18वीं शताब्दी से कि वोमेंस डे और वोमेंस डे सिर्फ विश्व भर पे नहीं, हिंदुस्तान के पटभूमि पे अब देखिएगा तो वोमेंस डे जो है बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वोमेंस जो है, महिला जो है, वो आज का दिन में पॉलिटिकल पार्टियों का एक बड़ा जरिया है वोट जीतने के लिए, उनको लुभाने के लिए करके। अब उसके बाद मदर्स डे का भी बात आ रहा है, तो मदर्स डे होता है वो सिर्फ व्हाट्सएप में सीमित रह जाता है, लेकिन उस ढंग से आता नहीं है मदर्स डे, लेकिन वोमेंस डे आता है। खैर वो ये वोमेंस तो आखिर में जा कर के मदर है या आने वाले समय फिर वो माँ बनते हैं, माँ होते हैं। लेकिन एक फादर्स डे भी है और उसको सिर्फ चर्चा करने के लिए मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों का भी पिताजी जो है, पिताजी के साथ में आप लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता होगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही जस्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर हम देखते हैं जितने भी कामयाब लोग हैं, ज़्यादातर जो बोलते हैं नहीं मेरा माँ का प्रभाव रहा मेरे कामयाबी के पीछे में। अगर कोई किसी का नहीं भी रहा होगा, कम रहा होगा, फिर भी क्योंकि वो तो एक रिवाज हो चुका है ना, एक परंपरा हो चुका है, नहीं बोलना है कि माँ का बात बोलना है। लेकिन मैं अपना माँ को सम्मान करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जगह है। माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो अपनी जगह में है। लेकिन मैंने अपने पिताजी को मेरा जीवन का जो भी है, मतलब लिखा जुखा जो भी है आज का दिन तक, उसमें काफ़ी उनका प्रभाव रहा। और माँ और बाप दोनों का प्रभाव संतान का ऊपर में होना जरूरी है। ऐसे आप देखते हो जो माएँ होते हैं ना, उनका आंसू जो है, उनका प्यार जो है बच्चों के प्रति, वो आपको दिखाई देता है, दिखता है हमें। लेकिन जो एक पिता होता है, पिता का जो दर्द है संतान के प्रति, उसके प्रति जो स्नेह है, वो दिखता नहीं है। आंसू बहुत कम पिता को आँख से निकालते हैं। सिर्फ जब लड़की का शादी होके निकालते हैं डोली जाने का समय में, कभी कभार रोते हैं, ज़्यादातर माएँ रोती है। मेरे पिताजी में प्रभाव इसलिए रहा क्योंकि मैं पिताजी का जो एक्टिविटीज़ है, मैं बचपन से वो ध्यान करता रहा, क्योंकि वो ध्यान करने लायक चीज़ है। पिताजी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण से वो आगे में पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनको उन दिनों इतने टैलेंटेड थे, वो बाहर मुल्क में जा कर के भी बैरिस्टर बन सकते थे, बहुत ही ब्रिलियंट थे वो, लेकिन वो हो नहीं पाया आर्थिक तंगी की वजह से। पिताजी बारिन चौधरी जो स्वाधीनता सेनानी है, पिताजी का प्रभाव ऐसा रहा कि उन्होंने ये जो ताम्रपत्र जो चालू हुआ था, मतलब जो स्वाधीनता संग्रामी है उसको स्वीकृति देने का जो बात आया था, उन दिनों वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना यही था, क्योंकि मैंने जब देश के लिए लड़ाई किया था तब तो कोई पुरस्कार के लिए मैंने लड़ाई नहीं किया था, कोई पेंशन के लिए मैंने लड़ाई नहीं किया था। मैंने लड़ाई किया था अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश से निकालने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे भी लोग उस लाइन पे लगे हुए हैं स्वाधीनता सेनानी के ताम्रपत्र लेने के लिए, मान्यता मिलने के लिए, कि जो उनका स्वाधीनता संग्राम से कोई लेना देना है ही नहीं। एक दूसरे ऐसे भी हम देख रहे जो उन दिनों थोड़ा ब्रिटिश का दलाली भी किया, कम या ज़्यादा, लेकिन किया है। तो वो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए।
इंद्रजीत गुप्ता जो पहला कम्युनिस्ट पार्टी का पहला जो स्वराष्ट्र मंत्री देवेगौड़ा सरकार का, वो पिताजी का एक ही संगठन के है। पिताजी भी कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा, श्रमिक आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कन्विंस किया कि नहीं, आप जो है आप एक स्वीकृति जो है लेना है आपको, क्योंकि एक जो चर्चा है कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद किया है, कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है, कांग्रेस ही सब कुछ है। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, कांग्रेस छोड़ के भी उन दिनों कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और प्रगतिशील लोग जो उसमें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था वो भी है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस नहीं। और हम चाहते हैं कि हम आगे में क्लेम कर सकते हैं कि हमारे इतने जो लोग हैं, इतने जो कॉमरेड हैं, इतने जो लीडर हैं, इन लोगों का स्वाधीनता संग्राम में योगदान था, वो मान्यता तो हमारे लिए ज़रूरत है। क्योंकि बहुत पहले से ही आपका इतिहास बदलने के चक्कर बहुत पहले से चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था। अभी तो चल ही रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा गति से चल रहा है, उस समय थोड़ा धीमी गति से चल रहा था। तो जो भी हो, पिताजी ने वो लास्ट में जाकर के अप्लाई किया, लेकिन वो मन से नहीं किया, वो पार्टी के स्वार्थ के लेकर के, ताकि सबको पता चले उन दिनों कम्युनिस्टों का भी काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने किया। उनका जो मृत्यु है एकदम प्रीमेच्योर्ड है, ब्रेन हेमरेज की वजह से उनका मृत्यु हो गया था। पार्टी का सेंट्रल कंट्रोल कमीशन का मीटिंग में, सीपीआई का पौंडीचेरी में, उनका उम्र सिर्फ 63 था। मतलब सबसे कम उम्र उन्हीं का ही था। और सेंट्रल कंट्रोल कमीशन हो गया, मतलब वो पार्टी का सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कमांड नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट, उसी में विचार होता है। आज का दिन में तो आप कोई भी पार्टी में रहो, अनाप शनाप बक दो, लेकिन उस तरह का लगान खींचने का हालत कम है। तो उनका मृत्यु हुआ 1984 में। तो मृत्यु का पहले पहले उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन देखिए, आत्मा बोलिए, परमात्मा बोलिए, जो भी बोलिए, इतना संजोग ऐसा है कि उनका जो स्वीकृति है स्वाधीनता संग्राम का, वो स्वीकृति जो है उनका मृत्यु का बाद ही गवर्नमेंट का लेटर आया। और 1998, आपको याद होगा उन दिनों 1998 में प्रफुल्ल महंतो जेजेपी का मुख्यमंत्री थे असम में 1998 के बाद। उस दिनों अल्फा का जो दहशत था वो भी आपको याद होगा। तो जब मुझे पता चला कि ऐसे उनको डीसी ऑफिस से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है, तो मैं तुरंत, अभी मुझे वो दिन याद है, 1998 का 14 अगस्त था। उन दिनों 14 अगस्त मतलब भयंकर है। ट्रेन चलता था लेकिन ना चलने का बराबर है। मैं जिस कंपार्टमेंट में उठा था ना, उसमें सिर्फ 2 आदमी थे, वो एक इंसान मैं। और कभी कभी हम लोग दोनों एक दूसरे से संदेह से नज़र से देख रहे थे कि वो आतंकवादी है, वो मुझे सोच रहा था कि मैं आतंकवादी हूँ। जैसे तैसे जैसे पूरा रात निकल गया। मैं मरियानी स्टेशन से, जो जंक्शन है, मरियानी मतलब बोलने से याद आया, गौरव गोगोई जो अभी जोरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी से विजय में जो ऐतिहासिक उन्होंने जय हासिल किया है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का बगल वाला जो रेल स्टेशन है, अभी भी अच्छा एक रेल स्टेशन है, वहीं से मैं चला था। बहुत ही आतंक के साथ मैं आया और नेक्स्ट रोज में अपने जान जोखिम में लेकर के मैं तिनसुकिया पहुंचा। पहुंचने के बाद में वो लिया। पिताजी हर समय बोलते थे, मैं उनको पूछता था कि पाप पुण्य होता क्या है। उनका कहना था कि पाप पुण्य बोल के कुछ होता नहीं है। पाप वही होता है जब तुम कोई काम शुरू करोगे, शुरू करने के समय में अगर कुछ हिचकिचाहट होता है, कुछ मतलब फ्री नहीं है आप उसमें, तब उसको नहीं अपनाना चाहिए। अब मैं आज का दिन में भी मिला के देख रहा हूँ, मैंने जो भी गलती किया तो वो थोड़ा इमोशनली किया है, रुकावट था, लेकिन उसके बाद भी मैंने किया। अभी महसूस हो रहा है, ज़्यादातर तो मैं उनका बात सुनता ही रहा, क्योंकि उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर था।
मैं बहुत शरारत करता था बचपन में, बहुत ही शरारती था। मम्मी से डांट पड़ती थी, पीटते भी थे। लेकिन पिताजी जो है वो उसको थोड़ा मुस्कुरा करके वो मुझे काबू में ले लेते। तो कंप्लेन आता गया। एक्सपीरियंस ऐसा है, मैं कैसे सुधरा। मैं सुधरने वाला नहीं था, मैं भी बिगड़ा हुआ बच्चा था। तो मैंने उनको कन्विंस किया, नहीं फलना लड़का का साथ में जो मेरा मारपीट हुआ है ना वो ठीक नहीं है, वो है ये हो। तो पिताजी का एक ही कहना था, बोले ठीक है तू सबसे अच्छा है ना, तू श्रेष्ठ है, तो तू अच्छा है, तो एक काम कर, उन लोगों को अवॉइड कर, सिंपल सी बात है। तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया, तो उसी से मैं आगे चला। और मेरे पिताजी का, क्योंकि इसलिए शेयर कर रहा हूँ, पूरा विश्व के अंदर में एकमात्र लिविंग जो रिफाइनरी है वो डिगबोई रिफाइनरी है। डिगबोई रिफाइनरी उन दिनों, आज का दिन में वो IOC AOD लिखते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का असम ऑयल डिवीजन, लेकिन उन दिनों उसका नाम था AOC, असम ऑयल कंपनी। वो जो AOC जो यूनियन बना था ना, उसमें भी पिताजी का काफ़ी योगदान था। वो सेकंड प्रेसिडेंट थे उस समय, और उस समय ब्रिटिश के साहिब को मारना नहीं, उसके खिलाफ ट्रेड यूनियन भी करना भी बहुत नामुमकिन था। तो जो भी हो, उन्होंने मेरे को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया है। और मेरा जब लिख निकलता रहा ना काफ़ी सालों से, तो कोई कोई पूछता रहा मुझे कि आप कहाँ रहते हो, आपका पिताजी का नाम क्या है। तब मैं जब बोलता रहा कि मैं बारिन चौधरी जी का बेटा हूँ, तब जो पुराने आदमी है या किसी ने पिताजी का नाम सुना है इस तरह का, उनका जो कारनामा का, वो बोलते थे, बोले हाँ ये तो ग्रेट फादर ग्रेट सन। मैं बोलता था कि मैं ग्रेट सन नहीं हूँ, जस्ट मैं एक सन हूँ। मैं तो, और क्योंकि मैं तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही हूँ ना, मैं तो क्लेम नहीं करूँगा कि मैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं हूँ। मैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही हूँ, मैं कुछ ग्रेट नहीं हूँ, जस्ट मैं सन हूँ। और मेरा जो बच्चा है राजदीप का जन्म भी करीब 8 साल बाद जन्म हुआ है। और उस दौरान में भी मैं कुछ फ्लस्ट्रेटेड नहीं था, मेरी बीवी भी नहीं थी, सुष्मिता भी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, उन दिनों भी मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं आसपास का या रिलेटिव्स का, वो ज़्यादातर जो है मेरे रूम पे आ जाता था। मतलब मुझे लगता है, अब अनुभव हो रहा है, जो फादर्स का जो क्वालिटी होना चाहिए वो शायद था, उसके लिए उन लोग मुझे प्यार करता था। आज का दिन में भी बच्चे मुझे प्यार करते हैं, हालांकि मेरे चेहरे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चों का जो मेरा उनका प्रति लगाव या उनका मेरे प्रति लगाव, वो आज के दिन में भी बरकरार है। लेकिन अभी राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता में नहीं करना चाहता हूँ, और यह महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता का बात नहीं है। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री है, भले उनके बात अलग है, लेकिन वो भी फादर्स डे में भी कुछ बोले, फादर्स डे को भी सेलिब्रेट किया जाए। और फादर्स डे में उनका और भी एक शपथ होना चाहिए कि देश का फादर्स को क्या होना चाहिए। आपका संतान नहीं है, मोदी जी का भी संतान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी एक पिता का जो भूमिका होता है वो अदा कर सकते हैं, वो आप अदा करो। क्योंकि हमने देखा है ऐसे भी पिता हैं जो अपने बच्चे को बिगड़ी कर देते हैं, बहुत ही बेरहमी से मारते हैं, काम में लगा देते हैं उसको। तो इसको सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर नहीं करना है कि आज फादर्स डे है, लेकिन आपको फादर्स को याद रखिए और कोशिश करिए जो फादर्स या मदर्स जो है वो वृद्धाश्रम में है उनको फिर लौटाने का आप कोशिश करो, यही मेरा अपील है आज फादर्स डे में। नमस्कार, धन्यवाद।